चल, क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, बता रहे हो? ये होमवर्क दिया था क्या निकालने के लिए फेरस ऑक्सिलेट का? चलो भैया, तो फेरस ऑक्सिलेट जो है यह है Fe2O4। फेरस आयन कौन सा होता है? Fe+2 आयन क्या होता है? फेरस। और C2O4-2 आयन कौन सा होता है? ऑक्सिलेट आयन। ये दोनों से मिलके बनेगा Fe2C2 होल 4 ये 2 और 2 कट जाएगा और मिलके बनेगा FeC2O4। इसको बोलते हैं अपन फेरस ऑक्सिलेट। अब फेरस ऑक्सिलेट जो है इसके अंदर 2 आयन है, एक है Fe+2 और एक है C2O4-2। अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, तो फेरस आयन को ऑक्सीडाइज करके Fe+2 को बढ़ा के क्या लिखूं? बोला Fe+5 लिख दूं। Fe+2 से हमेशा क्या बनेगा? +3, और दूसरा बनता ही नहीं। ऑक्सिलेट आयन का ऑक्सीडेशन होकर हमेशा क्या बनेगा? CO2। कुल मिला के 4 रिएक्शन से ज्यादा नहीं याद करना है। ऑक्सिलेट से हमेशा क्या बनेगा? CO2। फेरस से क्या बनेगा? Fe+2। MnO4- से एसिडिक मीडियम में Mn+2। MnO4- से स्लाइटली बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में MnO2। हाईली बेसिक में MnO4-2। K2Cr2O7 से Cr+3। ठीक है, ये 6-7 रिएक्शन है, लिखोगे याद हो जाएगा। ठीक, मैं करा भी दूंगा। अब इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है टोटल। ठीक, Fe+2 से कहा गया, इसमें किस में चेंज आया? एक तो Fe में चेंज आया और किस में चेंज आया? कार्बन। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं अगर अपन। 2x + 4 × -2 = -2। 2x - 8 = -2। 2x = -2 + 8। 2x = +6। x क्या आ गया? +3। तो यहां ये +3 है और ये वाला +2। अब इसमें टोटल चेंज कितना आया? एक तो Fe में चेंज आया, कितने का चेंज आया? 1। और कार्बन यहां +3 है से यहां x - 4 = 0, x +4। यहां कार्बन क्या है? +4। तो कार्बन में +3 से +4 का चेंज आया। कार्बन में कितने का चेंज आया? 1। टोटल कितने कार्बन है? 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें टोटल चेंज कितने का आ गया भैया? 3। तो इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा m/3। फेरस ऑक्सिलेट का वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 3। समझ गया? पक्का हो जाएगा। Fe+3 में कितना चेंज आया? 1। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। और CO2 में कितने का चेंज आया? 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। समझ में आया भैया? पूरे मॉलिक्यूल में चेंज देखना है, इस पूरे मॉलिक्यूल में। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 होगा। इसमें एक का ही चेंज आया, उसमें एक का ही चेंज आया। समझ आ गया? नोट करना है कि हो गया है? करना है? हाँ, जल्दी नोट करो। तो मैं आगे बढ़ूं। अब इस टाइप के 2-4 सवाल दूं मैं, तो भैया कभी कभी लिखता है, तुम लोग हमेशा लिखते हो, लिख लेते बेचारे, है ना। अगला है भैया अपने पास FeS से बन रहा है Fe+3 और SO2। चलो निकालो वैलेंसी फैक्टर FeS का, Fe+3 का और SO2 का। ये क्या चीज है? ये व्हाट इज दिस? ये कौन सा आयन होगा? ये सल्फाइड आयन S-2। क्या नाम होगा? ये -2 होगा और ये क्या होगा? +2। इसका क्या नाम होगा? फेरस सल्फाइड, है ना। आगे ऑक्सीडेशन नंबर Fe का +2, S का -2। ये वाले Fe का तो +3 दिख ही रहा है। x + 2 × -2 = 0। x क्या आ गया? +4। अब इसमें टोटल कितना चेंज आया? Fe में कितना चेंज आया? 1। और सल्फर में कितना चेंज आया? 6 का ना। टोटल वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 7। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1।
और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 6। समझ आया पक्का? कैसे कैसे आया? हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। तेरा आ रहा है भैया सात्विक? अगला वाला FeNO2 सॉरी FeNO2 होल थ्राइस से इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब पहले ये कौन सा आयन है NO2? नाइट्राइट। कौन सा आयन है? नाइट्राइट। नाइट्राइट आयन क्या होता है? नाइट्राइट आयन होता है, दो चार आयन अपने को आने चाहिए। जैसे S-2 क्या है? सल्फाइड। NO2- क्या है? नाइट्राइट। NO3- क्या है? नाइट्रेट। मतलब ये तो एकदम बेसिक चीज है यार। मतलब 12वीं पास बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है, उसको नाइट्राइट नाइट्रेट में अंतर नहीं पता, तो उसको तो है ना शर्माना चाहिए बैठ के आधा घंटा घर में, है नहीं? SO3- यह है सल्फाइड। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज समझ लेंगे। SO4- क्या है? सल्फेट। बहुत सारा आता है अपने को, थोड़ा बहुत नहीं आता। CO3- ये कौन सा है? कार्बोनेट। और C2O4- ये कौन सा है? ऑक्जेलेट। ये इतने अपने को इस पर्टिकुलर में आने चाहिए। अब NO2 पे क्या चार्ज है? -1। दो NO2 पे क्या चार्ज होगा? इधर -2। इस पे क्या चार्ज होगा? +2। +2 आयन है यानी फेरस है, फेरिक है, फेरस। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस नाइट्राइट। समझ में आया? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा ये मैं 3 लिखाऊं क्या? सॉरी 3 नहीं चाहिए अपने को, 2 चाहिए, गलती से 3 लिखा गया। 2 है, गलती से 3 लिखा गया, तो वापस आ गया। ठीक है, क्या हो गया ये? फेरस नाइट्राइट। अब फेरस नाइट्राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फेरस आयन से क्या बनेगा बोलो? Fe+3 बनेगा। अब यहां पे क्या क्या चीज है मेरे पास? मेरे पास एक Fe+2 है और दो ठोक क्या है? NO2-। अब NO2- के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। X+2 इंटू -2 इक्वल टू -1। सब बोर्ड पे देखो, इत्मीनान समझ लो, बाद में लिखते रहेंगे। X-4 इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +3। यहां क्या आ गया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अब जरा नाइट्रोजन को सोचो आप। नाइट्रोजन का यही लिख लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक वेरी करेगा? -3 से कहां तक के? +5। पूरे निकाल देगा तो +5 तक। -3 कब बनेगा? 3 लेगा। +5 कब आएगा? 5 लूज करेगा। अभी कौन से स्टेट में है? +3। कहां तक जा सकता है? +5। तो NO2- जो है ये यही नहीं, DEF ब्लॉक में भी काम आएगा। NO2- जो है ये ऑक्सीडाइज होके हमेशा NO3- बनाता है। क्या बनाता है? NO3-। NO3- में ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालने जाऊं तो X+3 इंटू -2 इक्वल टू -1, X-6 इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 +6, X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +5। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, कुछ पेयर्स हैं। Fe+2 जब भी ऑक्सीडाइज होगा क्या बनाएगा? Fe+3। NO2- जब भी ऑक्सीडाइज होगा क्या बनाएगा? NO3-। ये सब आगे D&F ब्लॉक में भी काम आएगा। ठीक, चलो तो अब आप बैलेंसी फैक्टर निकाल के दो तीनों का। वो भी साइड में आप जो नहीं आए जानते होगे लिख लेना नाम, अभी आगे काम आएगा। आ गया? बोलो भैया इसका बैलेंसी फैक्टर 1+2 इंटू 2 कितना आ गया? 5। इसका वैलेंसी फैक्टर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 2। आगे ऐसे ही पक्का है? चलो अगले वाले में प्रोडक्ट भी आप ही लोग को बनाना। हटा दूं ना? कुछ लिखना था क्या पीछे से? एनीबडी? नोबडी? ठीक, एवरीबडी इधर देखिए। ये अब होल थ्राइस कर दिया जो भैया कह रहा था। चलो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कराना है, कोशिश करो प्रोडक्ट बनाने की और वैलेंसी फैक्टर निकालने की। मंडे चैप्टर में रिडॉक्स, हाँ जितना पढ़ा है पूरा आ रहा है। हाँ तो पेपर तो मैं बनाऊंगा ना आज।
जितना कॉपी में पढ़ा है पूरा आ रहा है। वैसे कुछ बचा नहीं है, केवल एक वो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर वाला बचा है, वो वहाँ भी छूट गया रायपुर में, तो वो नहीं आएगा। बाकी सारा करा ही दिया हूँ चैप्टर, हो ही जाएगा। वो जो नहीं ऊट पटांग एग्जाम्पल होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, वो बच गए हैं, तो वो मैं मंडे ट्यूसडे कराऊंगा। अभी तो आज और कल यही चलेगा। आया क्या? ये क्या है? ये NO2 पे क्या चार्ज होता है? -1। 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ, और इस पे क्या आएगा? ये इसका नाम क्या होगा? फेरिक नाइट्राइट। अब इसमें क्या क्या चीज है मेरे पास? इसमें मेरे पास है Fe+3 और NO2-। अब बताओ Fe+3 और फर्दर ऑक्सीडाइज हो पाएगा क्या? नहीं। तो Fe+3 ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, उसको लिखना भी नहीं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। कौन रिएक्ट करेगा? NO2। NO2- से क्या बनेगा? NO3-। ठीक है। अब हाँ, वो बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे को केवल प्रोडक्ट से मतलब है, नंबर बैलेंसिंग कर रही रहे हम। हाँ, यहां आ जाओ, ये वाले में Fe में कोई चेंज आएगा क्या? अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? X -4 = -1, X = +3, ये +3, X -6 = -1, X = +5। इसमें कितने का चेंज आ रहा है? 2। और कितने नाइट्रोजन है कुल? 3। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 6 आएगा। किसी का 6 आ गया था? आ गया था। और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? उसका सिंपली क्या आ जाएगा? 2। ठीक, समझ में आ गया? Fe क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हुआ आगे? क्योंकि ऑलरेडी कहा था वो? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और आगे जा सकता था क्या? नहीं, जगह ही नहीं। FeNO3 होल ट्वाइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। NO3 कौन सा आयन है? अब नाइट्रेट। अब आप पहले तो नाम लिखो, फिर क्या दिया है वो समझो, क्या प्रोडक्ट बनाएगा वो समझो, क्या चीज है ये -1 हो गया, -2, 2 है, तो इस पे क्या आएगा? इसका नाम हो गया फेरस नाइट्रेट, इसका नाम है नहीं। अब फेरस नाइट्रेट में क्या क्या चीज है मेरे पास? एक है Fe+2, जिससे क्या बनेगा बोलो? इट इज श्योर। अब आ जाओ, 2 ठोक NO3-। अब NO3- में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं अपन। NO3- में X -6 = -1, X = क्या आ गया आपका? +5। अच्छा, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज क्या होगा बोलो? -3 to +5। ऑलरेडी कहाँ है? हाईएस्ट। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? तो लिख लेना, फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल एज ऑलरेडी इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे आगे है, और आगे जा सकता है क्या? नहीं। तो रिएक्शन में भाग ही नहीं लेगा, तो केवल Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन होगा। इसका वैलेंसी फैक्टर बेटा बोलो, बोलो जल्दी, कितना आएगा इसका वैलेंसी फैक्टर? 1 आएगा, जो कि केवल Fe में चेंज आया। समझ आ गया? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1। और वो नाइट्रेट तो रिएक्शन में भाग ही नहीं ले रहा है, तो वैलेंसी फैक्टर भाग लेगा तब तो आएगा, भाग ही नहीं लेगा तो कैसे आएगा? समझ आ गया? पक्का? पक्का बढ़ू आगे? चलो आगे बढ़ेंगे। अगला आप मेरे को करके दिखाएंगे, FeNO3 होल थ्राइस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। नाम भी लिखेंगे कंपाउंड का। हो गया? हो गया? हो सकता है ना? NO3- है, 3 NO3 के कारण यहां क्या चार्ज आएगा, और इस पे क्या आएगा? +3 आने, कौन सा आयन हो गया? फेरिक नाइट्रेट। इसमें कौन कौन सा आयन है?
Fe+3 जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, +3 NO3 माइनस x -6 इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या, +5। तो ये भी कहाँ है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल, तो दोनों का ही फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल। इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन लिख देंगे। समझ में आया क्यों नो रिएक्शन हो रहा है? ठीक, अगला आ जाओ। FeSO3, FeSO3, पहले तो आप कंपाउंड का नाम लिखो क्या है ना, पीछे देख के भले, अच्छे से देख, अच्छे से, हाँ। FeSO3 देखना इधर, ये कौन सा आयन है, ये SO3-2। Fe पे क्या आएगा, ये हो गया आपका फेरस सल्फाइट। क्या क्या चीज है इसमें मेरे पास, Fe+2 और SO3-2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेना है ना, Fe+2 से क्या बनेगा, Fe+3। अब SO3-2 को देखना है अपने को। SO3-2 में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं अपन लोग। बोलो क्या होगा, x -6 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, +4 आ गया सबका। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 6। क्या क्या रेंज हो सकता है इसका, बोलो। -2 से +6 तक जा सकता है। अभी कहाँ है, +4, +6 में जाने का बचा है। और हमेशा SO3-2 में एक ऑक्सीजन और जोड़ दोगे ऑक्सीडेशन के बाद, क्या बनेगा, SO4-2। समझ में आ गया? चलो कराओ जल्दी से, प्रोडक्ट लिखो। वैलेंसी फैक्टर निकाल लो। इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो। Fe में कितने का चेंज आया और सल्फर में कितने का चेंज आया, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया। टोटल कितना आ गया, 3। इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो भैया, 1। इसका वैलेंस, ये क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, +6। क्या चेंज आया इसमें भैया, 2, +4 से +6, 2 का चेंज आ गया। समझ आ गया? पक्का हो जाएगा? बदलूं? अगला FeSO4, ये बहुत फेमस है। अभी कहीं पे आज ही मैं सुबह पढ़ा रहा था, किसी क्वेश्चन में दिया, जेई में आया, PYQ में। FeSO4 हो गया, बोलो FeSO4, SO4-2, Fe+2 मतलब फेरस सल्फेट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe+2 से Fe+3 बनना संभव है, मतलब निश्चित है, संभव नहीं निश्चित है। Fe+2 SO4-2, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। x +4 इंटू -2 इक्वल टू -2, x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू, और +6 सल्फर के लिए क्या है, हाईएस्ट। तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो केवल क्या बनेगा, Fe+3 और कुछ नहीं। ठीक, बोलो इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो भैया, 1। और इसका वैलेंसी फैक्टर भी बोलो। बोलो भैया, SO4-2 3 है, क्या आएगा, -6, और यहां +6। 2 Fe पे +6 मतलब 2 Fe+3 और 3 SO4-2। +3 यानी कौन सा है, कौन सा हो गया, फेरिक सल्फेट। बोलो फेरिक का फर्दर ऑक्सीडेशन और सल्फेट का फर्दर ऑक्सीडेशन कुल मिला के क्या लिखेंगे यहां, ये आखिरी है बेटा। कौन सा आयन दिख रहा है, दूसरा वाला, C2O4,
ऑक्सिलेट है ना। चलो फेरस है, फेरिक है, वो पता लगाओ और आगे काम करो। हो गया क्या? बोलो Fe2C2O4। हाँ जी, ये C2O4 -6 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा +6। 2 Fe पे क्या आ रहा है आपका? 2 Fe पे +3, मतलब है ना 2 पे +6 तो 1 पे क्या आ जाएगा +3, मतलब ये फेरिक ऑक्सिलेट है। एक तो मेरे को ये पता चल गया कि ये क्या है, फेरिक ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट आयन से क्या बनता है? CO2 बन जाएगा। फेरिक का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। अब आप ऑक्सिलेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, मतलब अब तो याद हो जाना चाहिए, मेरे को लगता है। याद हुआ क्या किसी को? क्या है बोलो? +3। और यहां क्या है? +4। तो इसमें कितने का चेंज आ गया बोलो? 1 × 6। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। समझे? और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? समझ आया पक्का? 6 से कैसे किया? कर लोगे? अब इतने में तो सीख जाओगे, मेरे को लग रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। हो जाएगा भैया, बढ़ू मैं आगे। चलो अब अगला हेडिंग डालेंगे, वैलेंसी फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वैलेंसी फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहां तक का था थोड़ा इंपॉर्टेंट। वैलेंसी फैक्टर फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इससे क्या हुआ, ये वाले से आप लोग प्रोडक्ट भी लिखना सीख गए, जो डी एंड एफ ब्लॉक में पूछता है। चूंकि यही सब, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन है ये? कौन, कोई होगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है? KMnO4, K2Cr2O7, दोनों के बारे में कहा पढ़ना है अपने को? डी एंड एफ ब्लॉक में। तो उनकी प्रॉपर्टीज में प्रोडक्ट पूछता है, तो हमने ये भी सीख लिया कि प्रोडक्ट क्या होगा, हम लिख लेंगे, धीरे धीरे और सीख जाएंगे, है नहीं? एक बेसिक आइडिया तो लग ही गया। अब आगे जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा है कभी, मैं 1-2 ठोक कराने वाला हूं, ज्यादा नहीं, ताकि आप हल्का सा सीख जाओ। क्योंकि हम लोग जब कोटा में थे तो हमारे सीनियर लोग बोलते थे कि पढ़ाओ बच्चों को, तो हमने पढ़ाने लग गए, तो पढ़ा दे रहा हूं मैं। बाकी ऐसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी। ठीक है, 1-2 रिएक्शन देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, आओ कैसे करना है पहले तो समझना है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन? डिसप्रोपोर्शनेशन तो जिन लोगों को पढ़ाया उन लोगों को तो आता है, तुम लोगों को आता है डिसप्रोपोर्शनेशन? हाँ, तो सेम स्पीशीज, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब है सेम स्पीशीज इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज भी हो गई और रिड्यूस भी। जैसे मेरे पास Cl2 है, से बन गया Cl- और ClO3-। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन का बैलेंसिंग करना पड़ेगा। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते। यहां क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा? 0। यहां क्या होगा आपका? -1। x -6 = -1 +5 हो गया। अब 0 से +5 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 से -1 क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो हम लोग ऐसे रिएक्शन में क्या करते थे, बैलेंसिंग करते समय हम लोग एक Cl2 और ऐड कर लेते अपने तरफ से। बैलेंस तो हुआ नहीं, कर लेंगे बैलेंस। और उसके बाद जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया क्या? 0। 0 से कहा जा रहा है? -1। तो ये हो गया डिक्रीज बाय 1, ये हो गया इंक्रीज बाय 5। ठीक, अब यहां 2 Cl है, दूसरा Cl भी यही बनाएगा। यहां भी 2 Cl है, दूसरा Cl भी यही जाएगा। ठीक, ये जो 0 है ये 1 का ऑक्सीडेशन नंबर है, -1 जो है वो 1 का है, जबकि 0 से -1
दोनों गए, डिक्रीज बाय 1 पर एटम लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल डिक्रीज कितना आ गया? 2 आ गया। इंक्रीज बाय 5 पर एटम लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितना आ गया? 10। समझ में आया? ये 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन से कम हो रहा है, मतलब 2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है और इसका 5 बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्यों आ रहा है? Fe+2 से Fe+3 क्यों बन गया? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है ये इलेक्ट्रॉन के गेन और लॉस के कारण आता है। ये भाई साहब जो है डिक्रीज बाय 2, मतलब दिस वन इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? और ऊपर वाला इज लूजिंग 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो इसको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को। तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस? नीचे वाले को हम लोग काय से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 5 से। तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों तरफ क्या हो गया? 10 और 10। इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए, उसने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए। मैं ये मार्कर, एक मार्कर इसे दे दूं, ये एक मार्कर ले ले, मैंने एक मार्कर लूज किया, इसने एक मार्कर गेन किया। कितने मार्कर का ट्रांसफर हुआ? एक का या दो का? एक का। एक ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए और एक ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो अपन लिखेंगे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इक्वल टू कितने? 10। समझ में आ गया? और अब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है? 5 Cl2 इंटू 5 Cl2, इसको किसी से नहीं, Cl2 ये कैसे मल्टीप्लाई हुआ? 5 10 Cl माइनस, और ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 2 ClO3 माइनस। समझ में आया? अब 5 Cl2 और Cl2 दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं? 6 Cl2 10 Cl माइनस और 2 Cl। ये रिएक्शन में मेरा मोटा मोटा बैलेंसिंग हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन छोड़ दिया मैंने, है ना। अब कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 10। 6 मोल Cl2 ने कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया? 10। वैलेंसी फैक्टर हम लोग कितने मोल के लिए निकालते हैं? 1 मोल के लिए। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? कितने मोल के लिए निकालते हैं? 1 मोल। 10 मोल Cl2, सॉरी 6 मोल Cl2 से 10 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। समझ में आ रहा है? तो 1 मोल Cl2 से कितना हो जाएगा? बोलो 10/6 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। समझ में आया? तो 10/6 को क्या बोल सकते हैं अपन लोग? 5/3। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो 10/6 या 5/3 आएगा। समझ में आया? 1 मोल के लिए निकालना है। और इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? m/5/3 3m/5। समझ में आया भैया? पक्का? ठीक, इसको नोट करो। फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बस एक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है और फिर वो पर मोल में बांट देना है। ठीक है? हो गया बेटा? चलो इसी कंसेप्ट को देखते हुए आप लोग P4 बेसिक मीडियम में PH3 और H3PO4 इसका वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। P4 का चाहिए बस मेरे को, बाकी का नहीं चाहिए। हाँ जी, किसी का है क्या आंसर? कितना है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भाई क्या है, बैलेंसिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिया हमने शुरू में कि भाई यहाँ 0 से -1 गया, डिक्रीज बाय 1, 2 एटम थे, पर एटम इंटू 2। इंक्रीज बाय 5, 2 एटम थे, पर एटम इंटू 2, टोटल 10। वो 10 से इंक्रीज हो रहा है, ये 5 से डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, वो 10 लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं, मेरे को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है।
तो मैंने नीचे वाले रिएक्शन को कैसे मल्टीप्लाई किया 5 से, ताकि मेरा रिएक्शन बैलेंस हो जाए। टोटल 5Cl2 और एक और Cl2, 6Cl2 में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ 10, तो 1 पे कितने का हुआ वो निकालना है। आगे फिर आ गया उधर देवेश, कितना है, बहुत बढ़िया। आगे ठीक है, बायो वालों सही आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, कहीं नहीं पूछ रहा, मतलब कराते थे करके मैंने करा दिया, ऐसा बहुत थी, पीछे वाला बनना चाहिए। असल में क्या है ना, इस तरफ जो है क्वेश्चनों का खजाना है, जो नीट ने जिसका दरवाजा बंद कर रखा था और अभी री नीट में उसने वो दरवाजा खोला है, तो अब दरवाजा खोलते ही खजाना नजर आएगा, तो फिर सवाल आएगा। क्योंकि जेई में तो खूब सवाल आता है, खूब, अभी मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में, अभी तो हम तैयारी ही कर रहे हैं, अगली क्लास में मेन क्वेश्चन करेंगे, आज तो तैयारी कर रहे हैं, आज करा के आऊं वहां, वो आपसे थोड़ा आगे चल रहे हैं, आप बराबर हो जाएंगे। हो गया, यहां तक के हो गया सबका। अब आओ कैसे होगा, देखो P4 बेसिक मीडियम में, PH3 और H3PO4, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए क्या आप लोग? चलो बताओ क्या निकाले ऑक्सीडेशन नंबर? 0, -3 और +5। अब यहां क्या करना पड़ेगा अपने को, एक और फास्फोरस ऐड करना पड़ेगा, तो एक फास्फोरस मैंने और ऐड कर दिया, और फिर मैं क्या करूंगा, अपना एरो डाल दूंगा। यार चेंज हो जाए करना यार एक बार में, मेरे को ये वाला पीला रंग से पढ़ाने का मन है, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, दो तरफ एरो डाल दिए। 4 फास्फोरस थे तो यहां भी 4 लगा देंगे, 4 फास्फोरस थे यहां भी 4 लगा देंगे। अब 0 से -3 डिक्रीज बाय 3 पर एटम इंटू 4 बराबर 12, इंक्रीज बाय 5 पर एटम इंटू 4 बराबर 20। अब एक 20 और एक 12 है, तो ये तो सेम नहीं हो रहा है, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन सेम करना है। कैसे करूं बोलो, क्या करूं मैं? ऊपर वाले काय से मल्टीप्लाई करूं और नीचे वाले को, तो ये भी क्या हो जाएगा 60। समझ आ गया? ठीक। अब 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, P4 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5P4 प्लस 3P4 20PH3 12H3PO4। आ गया समझ में यहां तक के? अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने नजर आ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कुल? 60। समझ में आ गया पक्का? अब 5P4 और 3P4 कितना हो गया? 8P4, 20PH3 और 12H3PO4। ठीक। 8 मोल P4 में 60 मोल इलेक्ट्रॉन, 60 है, 60 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 1 में कितना हो जाएगा बोलो? 60/8, 60/8 कितना हो जाएगा? 30/4, 30/4 कितना हो जाएगा? 15/2। समझ में आ गया? 1 मोल वाला ही वैलेंसी फैक्टर है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया बोलो? 15/2। इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? 2m/15। समझ में आ गया? नीचे से ऊपर आ जाएगा 2। अब अगर इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो 20 पे कितने का चेंज हुआ? 60। सब पे 60 का चेंज हुआ है, 20 पे 60, तो 1 पे कितने का चेंज हुआ? तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 3। समझ में आया? 12 पे कितने का चेंज हुआ? 60। 1 पे 60/12 बराबर 5, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 5। इक्विवेलेंट मास m/5। समझ आ गया? तो अरे बेटा ये तो कुछ दिन किए थे ना, 5 से गुणा किया है ना इसको, 4 × 5 20 होता है। ठीक है,
5 4 जा 20। पहले बैलेंसिंग के समय भी तो किए हो, ठीक है। उसी बैलेंसिंग को, यहां तक तो बैलेंसिंग जैसा ही है, उसी के बाद तो किया मैंने चेंज। आ गया समझ में? ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, गोली मारो, मेरी गलती, मैंने पढ़ाया आपको, है ना। आप आगे बढ़ो, छोड़ो पीछे वाला। समझ में आ गया पीछे क्या हो रहा था? ये एक स्टेप मैं आपको आगे करा के छोड़ रहा हूं कि कल को अगर पूछ ले गलती से तो आप सेफ साइड रहो कि भाई क्या पता पूछ ले। वैसे अभी तक नहीं पूछा है, ठीक, लेकिन केवल जो पूछ रहा है वो पढ़ाना मेरा काम नहीं है। आपको एक स्टेप तक आगे लेके जाना ताकि उतना आगे ना पहुंचे वो, ठीक। जो हमारा राक्षस है वो आपको वहां तक ना पहुंच पाए, ठीक है। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक। हेडिंग डालेंगे, नोट करना है। अले कर 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 कर। और बताओ बाकी लोग सब बढ़िया? खाना वाना बढ़िया मिल रहा है? क्या मिल रहा है खाने में? है क्या आया था कल? अरे जब तक लिख रही कुछ तो बात करना है। इडली आया था खाने में कि नाश्ते में? आज कितने बजे आता है नाश्ता? 8 बजे ला देता हूँ। गजब यार। और क्लास कितने बजे रहता है? 8:30। तो खा ले तो आधे घंटे में तो आराम से, खाते ही कितना हो, है ना। और कौन है हॉस्टल वाला? तू, तेरे को भी इडली मिल रहा है? तेरा किस रिश्तेदार का घर है? तू भी हॉस्टल वाला है? तेरे क्या मिल रहा है? बाहर से? बाहर कहाँ जाता है नाश्ता? कहाँ मिलता है? तो नहीं तो रोड साइड तो तेरे पास गाड़ी है? अच्छा, कहाँ पीजी तेरा? ये उस रोड के उस पार? वहां तो वो भी है ना, इंडियन कॉफी हाउस भी है। नहीं तो बढ़िया है वो, अच्छा है उसका खाना। एक और होटल है वहां पे, और कोई सेक्टर है ना, वो अच्छा होटल है, फेमस है वो। एक दिन अंकित सर ले गए थे हमको उद्घाटन के समय। आओ चलो हेडिंग डालेंगे भैया। मेथड्स टू डिटर नहीं 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 नहीं, अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं अपन। हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक। लिखेंगे इट इज सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स। इट इज सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स। ये सब इलेक्ट्रो में भी काम आएगा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, फैराडे लॉ में। इट इज सिमिलर टू नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा अब बताओ आप, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? वेट इन ग्राम अपॉन नीचे क्या, मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो इससे मिलता जुलता है। ये होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास? इक्विवेलेंट। ये अपन इतना देर से इक्विवेलेंट मास निकाल क्यों रहे? इसी दिन के लिए तो निकाल रहे। तो ये फॉर्मूला भयंकर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। अच्छा अब बताओ आप, इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? अरे अभी कर रहे थे ना, m/3 m/4, क्या है वो? मोलर मास अपॉन वो 1 2 3 4 क्या था? वैलेंसी फैक्टर। इसको उठा के यहां पुट करना है। देखते जाओ, पहले बाद में लिखना है। नाम भूल गया, दिव्या। दिव्या ना, दिव्या, मैं तुक्का मारा था, डी से याद था मेरे को कुछ, है ना। चल बढ़िया है बेटा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, हाँ, ऊपर क्या आ जाएगा? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अच्छा ये नीचे वाला कहां चला जाएगा? इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब बताओ आप, ये क्या नजर आ रहा है? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू, तो यहां से अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर।
या एन फैक्टर, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अपने को लगेगा, और क्या लगेगा, और लगेगा नॉर्मेलिटी। तो आप इतना नोट करो, फिर नॉर्मेलिटी का परिभाषा लिखेंगे। नॉर्मेलिटी समझ में आया कैसे कैसे आया, ठीक। रटना पड़ेगा फॉर्मूला वार्मूला। वो बोर्ड पे ना चमकता है बहुत, मेरे को बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने बोला लगाने सब में। और टेप धूल में चिपका दिए होंगे। ऐसे ये बोर्ड से भी रेडिएशन आती है ना, तो वैसे अजीब सा लगता है। मेरे को आंखें तो कई साल तक चलानी है, रिप्लेसमेंट तो है नहीं। और आप लोग को तो 1-2 क्लास ही बैठना पड़ता है, इतने उजाले में मेरे को दिन भर रहना पड़ता है भैया। ये कभी ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आजकल गवर्नमेंट मैंडेटरी बोल रही बच्चों को सिखाने के लिए। ये केवल यहाँ टंगा हुआ है, कभी आग लगेगी तो ये ऐसे निकल जाता है, ठीक है। ये केवल टंगा रहता है, मैं सिखा दे रहा हूँ क्योंकि शाम के बच्चों को सिखा दिया है। उसके बाद में ये यहाँ पे एक सील होती है जो इसमें से हमने निकाल दी बच्चों को सिखाने के लिए। ये जो दिख रहा है ये चाबी यहाँ डाला हुआ है, इसको खींचोगे चाबी निकल गया। ये बीच का निकालना है, इसको आग की तरफ करना है और दबाने से चलने लगेगा, ठीक है। नहीं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि किसी को नहीं आता हो तो फिर किसी दिन मुसीबत में फंस जाए हम लोग, आप ही के ऊपर आ जाए जिम्मेदारी। चलाना रे चला क्यों नहीं रहा है, कैसे करूं सर, आता नहीं है ना। तो बता दिया मैंने आपको, क्योंकि क्या है कि फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसे लटका हुआ है बस ये ना, खींचोगे तो निकल आएगा। क्योंकि ये वो वीडियो आया पड़ोस की कोचिंग का भी, कोचिंगें सील हो गई थी यहाँ, 4 कोचिंग। हाँ, सब बहुत सारी 4 बड़ी बड़ी कोचिंगें सील हो गई थी। कारण ये सब नहीं था उनके यहाँ, आग लगने पे फायर एग्जिट नहीं था। अपने यहाँ पीछे भी एक एग्जिट है, ठीक है। आप वॉशरूम जाते हो, उस पीछे दरवाजा है, खुल जाता है, ठीक है ना। तो वो मैं एक जो इंस्टाग्राम में रील देख रहा था, तो वहां के बच्चे से पूछा कि बोले तेरे को फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का कोचिंग दिए नहीं दिए लोग। अब भैया हम केमिस्ट्री पढ़ाने की कोचिंग है, फायर एक्सटिंग्विशर का बोले नहीं सर नहीं दिए हैं करके। तो कोचिंग वाले को गाली बक रहा था कि कोचिंग वाले लोग केवल पढ़ाना सूझ रहा है, ये नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सिखाए। तो मैं सिखा दिया आपको, है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं उसमें। आओ नॉर्मेलिटी की परिभाषा लिखेंगे। इट इज डिफाइंड एज नहीं, और आना भी चाहिए हम लोगों को कि भैया कल को सही में कोई इमरजेंसी आ जाए तो, है ना, बता के तो आती नहीं है कोई ऐसी दुर्घटना, इसीलिए आना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट present per liter volume of solution. It is defined as number of gram equivalents of solute present per liter volume of solution. ठीक, नॉर्मेलिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यानी डिवाइड, लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या लीटर, ठीक। इसका यूनिट देखने जाओगे ना, ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट खुद ग्राम इक्विवेलेंट है, जैसे मोल का यूनिट खुद मोल, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट खुद ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका जब यूनिट निकालने जाओगे तो क्या यूनिट आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल एक दूसरे के दूर चले जाते हैं, एनर्जी गेन करते हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से नॉर्मेलिटी चेंज होता है, मतलब नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड
करता है, तो लिख लेंगे डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। 2 मिनट इधर देखेंगे भैया। नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट की जगह मैं लिखने जा रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय क्या, वैलेंसी फैक्टर, डिवाइडेड बाय नीचे वैसे ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलैरिटी, कहती है मोलैरिटी कहते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो, नॉर्मेलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। समझ आ गया भैया, हो जाएगा। चलो अब नोट करो कि थोड़ा सा और बचा है। कौन से पैटर्न का टेस्ट है तुम्हारा इस बार, जेई वाला, नीट वाला है? जब मैं देख रहा हूं, तू अपना काम कर, मैं भी भूल जाता हूं ना क्या दिया था। 2 पेपर बना लिया हूं 11वीं 12वीं का, तुम लोगों का आज बनाऊंगा। नीट पैटर्न का है यार। तुम लोग अभी नहीं देना ना, अभी ज्वाइन ही किए हो, या तुम्हारी इच्छा लेकिन फिर रिजल्ट के लिए रोना नहीं सर नंबर नहीं आया करके। शौक है तो दे देना, लेकिन नंबर के लिए नहीं रोना, ठीक है? तुम लोग दे सकते हो। थोड़ा सा पीछे का भी आ रहा है, उसको अपन करेंगे धीरे से, है ना। इसके बाद मैंने ना वहाँ रायपुर में तो क्या है, वहाँ मंडे टू फ्राइडे चलती है ना क्लास, तो वहाँ हो गया आज खत्म, ये तुम्हारा कल खत्म होगा। तो जो पिछले एक क्लास छूटी थी वो मैंने वहाँ ले ली थी पिछले वीक की, तुम्हारी इस वीक लूंगा मैं। तो वहाँ आज खत्म हो गया ये चैप्टर, केवल थोड़ा सा बचा है 10 मिनट का। तो उनको मैंने 2 ऑप्शन दिए आगे का, इसके बाद क्या पढ़ना है करके। तो एक ऑप्शन दिया मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और दूसरा मैंने दिया लिक्विड सॉल्यूशन, 12th का लिक्विड सॉल्यूशन। तो उन्होंने लिक्विड सॉल्यूशन चुना, मैंने भी उनको यही बोला, मैं भी वो होता तो मैं भी यही चुनता, मतलब मैंने ही उनसे चुनवाया कि ये चुनो करके ही अच्छा है ना। लिक्विड सॉल्यूशन एक अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मजा आएगा, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने के लिए अपने को मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ये लगेगा। तो जो लोग नहीं पढ़े, आप लोग तो पढ़े हो मोलैरिटी मोलैलिटी खूब दबा के, आप लोग नहीं पढ़े हो, तो आप लोग मंडे को 10 बजे, मंडे को 10 बजे रहती है ना क्लास, तो आप दो ना टेस्ट, आपको कौन मना कर रहा है? आप वो नहीं देंगे, वो 11 बजे दे देंगे, 12 बजे दे देंगे, 2 बजे दे देंगे, उनका क्या है। संडे को दे देंगे, ट्यूसडे दे देंगे, जरूरी है क्या क्लास लगाना? जरूरी, क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, टेस्ट नहीं देंगे। हाँ, अरे मैम के बोलने से चल रहा है, बोर्ड पे नाम किसका रखा है? फिर तुम यार ऐसी अजीब बात कर रहे हो। जब मैं फ्री रहूंगा तब क्लास लूंगा, कि जब मैडम फ्री रहेगी तब क्लास लूंगा? मैं फ्री रहूंगा तो लूंगा ना। हाँ, फिर गजब बात कर रहे हो। हाँ। जो लिखा है तो लिखा है, जो उन्होंने बोला वो बोला, वो तब तक वैलिड है जब तक मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। हो गया यहां तक के? आप लोग कभी और दे देना टेस्ट, कोई जरूरी थोड़ी ना है टेस्ट वेस्ट, तो ठीक है, पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं। ट्यूसडे को मैं लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा तो फिर हफ्ताते फिरोगे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया करके, वो भी नहीं चाहते ना अपन, ठीक। हाँ, आगे आगे आ जाओ भैया। अब देखना बेटा इधर, अभी मेरे पास में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है मेरे को इनसे, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वो आपने कभी इक्वेशन सुना होगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, इस टाइप का सुना होगा ना, ये N1V1, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि अपन लोग वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में ले लेते हैं, क्योंकि अपन लोग मिलीलीटर में ही काम करते हैं, लीटर लीटर भर का सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, मिलीलीटर में ही काम करते हैं। तो मिलीलीटर में ले लिया, तो अगर मैं वॉल्यूम लीटर में लूंगा तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, मिलीलीटर में लूंगा तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आएगा।
तो कुछ और आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? मिली इक्विवेलेंट, MEQ। समझ में आ गया भैया? ये दोनों चीजें भी याद रखनी है, ठीक? नोट करो फटाक से ये दोनों। ये रिलेशन याद रखना है, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट देना कोई सामूहिक प्रक्रिया नहीं कि आप पूरा बैठ करके सब पत्तल बिछा के जमीन में टेस्ट दोगे, ऐसा नहीं करना है ना। क्लास एक सामूहिक प्रक्रिया है, इसमें सबका होना जरूरी है। टेस्ट आप जब फुर्सत हो आके दे दें, ठीक है? कोई ऐसा हड़बड़ी वाला काम नहीं है। हाँ भैया, क्योंकि टेस्ट आपके इतने होंगे कि आप बहुत है ना? नीट वाले नहीं मान रहे, वो 2-2 बार ले रहे हैं। जिसको साल में एक बार होना है वो बोल रहे हैं अच्छा एक बार दे दी, और दोगे? आ जाओ, एक बार और आ जाओ, इसको लीक करवा देते हैं। फिर रीनीट वाला भी लीक हो गया बिहार में। आइए ना, हमारा बिहार में हो गया है भाई साहब। बहुत भयंकर राज्य है बिहार, मतलब ऐसे मतलब मेरा ससुराल है, मतलब मैं गाड़ी चलाने में डर गया भाई वहां। अपने यहाँ आप 4 लेन से नीचे रोड देखोगे नहीं, जितने हाईवे हैं छत्तीसगढ़ में सब 4 लेन है। आप अंबिकापुर चल दो, जगदलपुर चल दो, इधर सरायपाली चल दो, इधर राजनांदगांव चल दो, जहां जाओ सब तरफ 4 लेन है अपने यहाँ। वहां भाई साहब मैं मतलब है वहां भी 4 लेन, मगर बहुत सारे हाईवेज जो है वो अभी भी 2 लेन है। वो नेशनल हाईवे 2 लेन, मतलब इतना मुश्किल हो जा रहा है ड्राइविंग करना। मतलब 15 किलोमीटर जाना है तो कभी 1 घंटा भी चाहिए कार में, इतना बुरा हालत। बहुत डेंसली पॉपुलेटेड, भयंकर हमारे यहाँ, और लोग एकदम फुर्सत। हमारे यहाँ शादी थी अभी साले की, तो मैं ससुराल गया अपने, तो मेरे जो साड़ू भाई होते हैं ना, मतलब जो बीवी के बहन के पति, वो भाई साहब मैं पहुंचा तिलक के दिन। तिलक था 16 तारीख को, शादी थी 19 तारीख को, बीच में 2 दिन। मैं बोला 2 दिन क्या है? बोले छुट्टी, कुछ नहीं करेंगे। मैं बोला इस टाइप का कौन शादी करता है? मेरी सगाई हुई थी 1 तारीख को, शादी हुई थी 2 तारीख को, खत्म। वो 1 से 2 के बीच में ही सब कर लिया हमने, जितना करना था। हल्दी मेहंदी हो गया, जल्दी जल्दी निपटाओ चलो। वहां फुर्सत से चल रहा है प्रोग्राम। मेरा साड़ू है, पूछा कब आए? बोले हफ्ता भर हो गया है। तिलक के 1 हफ्ता पहले आ गया है। बैठा आराम से, क्या चल रहा है? देख रहा हूँ ससुराल में कैसे काम वाम हो रहा है। 3 दिन शादी, 4 दिन शादी चला। शादी के बाद अब शादी अपन पहुंचे तिलक वाले दिन, शादी हुई रात भर की। अगले दिन सुबह अपन आके सोए 5-6 बजे, जीजा से तो जागना पड़ता है। 12 बजे उठा मैं, 12 बजे मैं गाड़ी में चालू किया, बोला मैं जा रहा हूँ करके। अपनी गाड़ी से गया था, बोला मैं जा रहा हूँ। क्या करूंगा, रुक के हो गया शादी, अब मेरा काम खत्म, अब मियाँ बीबी लड़ो अपना। मेरा काम थोड़ी ना भाई लड़ना, तुम लड़ो आपस में। तो मैं आ गया अपना। मेरे वो कह रहे हैं कि अरे अभी तो दुल्हन नहीं आई है। मैं बोला कब आएगी दुल्हन? अपने क्या होता है, शादी हुआ और सुबह दुल्हन लिए और चले घर, हमारी हो गई करके। वहां बिहार में ऐसा कल्चर है कि 4 दिन वो लोग दूल्हा रख लेते हैं, सही में 4 दिन दूल्हा रख लेते हैं। फिर 4 दिन बाद एक प्रोग्राम होता है, चौठारी कहते हैं उसको। फिर वो 4 दिन बाद दूल्हा और दुल्हन वापस आते हैं। मैं बोला कब आएगी दुल्हन? मैं बोला अभी तक तो ले आओ, क्या है उसमें, बाजू में गांव है, ज्यादा दूर नहीं, ले आओ। दूसरे गांव में शादी हुई थी, 15-20 मिनट का दूरी था। तो मैं बोला ले आओ जाके। नहीं, बोले 4 दिन बाद आएगी। तो मैं बोला 4 दिन तक हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं, बैठे रहेंगे। क्या करेगा? मैं बोला मैं जा रहा हूँ भैया, मेरे घर जाना। मैं घर आ गया उठ के अपना। वो मेरे कह रहा है कि अरे उसका भोज तो खाना पड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं खा रहा, मैं घर में खाऊंगा खाना, मेरे नहीं खाना है। नहीं नहीं, आप मतलब कभी आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसे इतने जबरदस्त उन लोगों की ताकत होती है खाने की। अपने यहाँ जैसे खाना खा लिए,
खाना खाने के बाद एक आध रसगुल्ला खाते हैं ना अपन, एक आध रसगुल्ला, वो सही में 5 ठो खा लेगा वो भाई साहब। वहां वो लोग ऐसे हाथ लेते हैं और रसगुल्ले के उसमें डालते हैं। वहां अभी भी वो टेबल में बैठा के गांव देहात में चलता है खिलाने वाला। साफ हाथ, अच्छा वैसे गंदा नहीं, साफ हाथ से वो रसगुल्ला निचोड़ के एक एक आदमी जो है वो 10-10 12-12 रसगुल्ला खा रहा है। एक जन कह रहा है कि मैं पिछली शादी में गया था तो 75 रसगुल्ले खा गया था। मैं बोला वाह। मैं बोला कर क्या, अच्छा ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाए, खाना खाने के बाद। तो गजब ही कल्चर है भाई साहब बिहार का। इसको मत डालना रिकॉर्डिंग में, नहीं मेरे को अंदर कर देंगे लोग, है ना, मेरे ससुराल वाले ही मार डालेंगे मुझे। तो भाई साहब इतना वो है, हर जगह का अपना अपना कल्चर। हाँ ये है कि अपने यहाँ का रसगुल्ला कैसे बहुत मीठा होता है ना, मीठा होता है, वो लोग का एकदम लाइट वेट होता है, मतलब ऐसे खा सकते हो, मगर 75 फिर भी जाता है ना। कोई कह रहा था कि एक वो है हमारे यहाँ, वो बोले चाचा का लड़का है, बोले वो रिकॉर्ड बनाया। मैं बोला अच्छा इसमें भी रिकॉर्ड बन रहा है। मैं बोला कितना, बोले 200 रसगुल्ला खा गया। मैं बोला अरे बाप रे, इंसान जानवर है, एक से एक है। आओ तो हेडिंग डालेंगे बेटा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाया हूं क्या मैं? है पढ़ा दिया हूं क्या? नहीं पढ़ाया हूं, नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा दिया हूं, नहीं पढ़ाया। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अलग अलग जगह अलग अलग कल्चर है इंडिया में, बहुत मजा आता है। अभी आप जाए कभी, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एग्जाम्पल पहले अपन समझते हैं, लिखना मत, अभी लॉ लिखेंगे ऊपर, पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक रिएक्शन हो रहा है H2SO4 और NaOH, दोनों मिलके बना रहे हैं Na2SO4 और H2O, 2H2O भी कर देता हूं मैं। देखो आप रिएक्शन बैलेंस नजर आ रहा है क्या आपको? है क्या? नहीं है ना? यहां कितना सोडियम, यहां क्या लगाऊंगा? SO4 और 2Na, Na2SO4, 2H प्लस और 2OH माइनस 2H2O, ठीक है। अब मैं इनके मोल्स की बात करूं, यहां क्या नजर आ रहा है रिएक्शन में देख के? H2SO4 का 1 मोल NaOH के 2 मोल के साथ कंबाइन होके उसका 1 मोल और उसका 2 मोल बना रहा है। तो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल और इसका 2 मोल। क्या दोनों के रिएक्ट करने वाले मोल की संख्या बराबर है क्या? 1 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? नहीं, दोनों के मोल क्या है? अलग अलग। पक्का? मास निकाल के देखते आओ। मास कैसे निकलेगा? मोलर मास से। हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2, सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4 कितना? 64, 4 और 4 8, ये हो गया कितना? 98 ग्राम हो गया। यहां 2 मोल है NaOH का मास, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन का मास 6 3 9 और 1 10, 3 और 1 4, 40, 80 ग्राम हो गया। क्या ये दोनों का सेम मास रिएक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं। 23 प्लस 23 32, 4 ऑक्सीजन का 64, 3 3 6 2 8, 8 और 4 12, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 142 ग्राम। समझ में? H2O का मास कितना होता है? 18, तो 2H2O का मास 2 इंटू 18 ग्राम फिलहाल के लिए। अब ये बताओ मेरे को, क्या इनका सेम मास आपस में रिएक्ट कर रहा है? वो बात अलग है कि ये दोनों का सम और वो दोनों का सम बराबर होगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन दोनों के सम की और इन दोनों के सम की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? इंडिविजुअली इसका मास और इंडिविजुअली इसका मास। क्या सेम मास में दोनों रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं, नहीं कर रहे। ठीक, आओ अब निकालते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अभी पीछे देख क्या है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? H2SO4 एसिड है ना, कितना होगा वैलेंसी फैक्टर? 2। क्यों 2 होगा? 2H प्लस दे रहा है। कितना मोल है इसका? ग्राम इक्विवेलेंट
1 मोल इंटू 2 यानी 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। यहां इसका कितना मोल है 2, वैलेंसी फैक्टर बेस का कितना होगा 1 क्योंकि एक OH देगा तो कितना आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे 2Na प्लस और SO4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, याद आ गया। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 और मोल कितना हो गया 1 इंटू 2 यानी कितना आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। और यहां इसका 2 मोल है, अब H2O है, एक H प्लस मान लो, एक OH मान लो, वैलेंसी फैक्टर कितना मान लो 1, तो यहां भी क्या आ गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या ये दोनों सेम मोल में रिएक्ट कर रहे हैं, सेम मास में रिएक्ट कर रहे हैं, सेम ग्राम इक्विवेलेंट में रिएक्ट कर रहे हैं। इनके मास, इनके ग्राम इक्विवेलेंट भी क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं सेम। तो यहां से देख के मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D। यही पूरा इलेक्ट्रो में छाप देंगे, वहां भी काम आएगा बहुत। ठीक, क्या समझ में आ रहा है। अगर एक रिएक्शन हो रहा है तो एक रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेंगे दूसरे के भी उतने ही करेंगे। मान लो एक रिएक्टेंट के 2 है तो दूसरे के भी कितने लगेंगे 2 लगेंगे। अब मान लो एक रिएक्टेंट के 2 ग्राम इक्विवेलेंट है और एक के 3 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट का रिएक्शन हो जाएगा और इस वाले का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा। अगर एक रिएक्टेंट 2 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो बनने वाला प्रोडक्ट भी कितना होगा 2 ग्राम इक्विवेलेंट। सब चीज क्या होगी बराबर। समझ आ गया पक्का। चलो नोट करो इसको जल्दी से। हेलो, 1000 रुपए लगाएंगे तो आप रखना खाते में पैसा। अरे हाँ अम्मा रखा है, तू 4000 लगा तो सही है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वही तो फायदा है ना। अब ये कुछ भी रिएक्शन हो रहा, अच्छा इसमें ऐसा लिख लेना आप N1 मोल्स ऑफ A, N2 मोल्स ऑफ B, M1 मोल्स ऑफ C। हमको नहीं पता क्या है, लेकिन हमको ये पता है सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे बराबर होंगे, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो भी मैंने अपने लिए नहीं फ्रिज फाइनेंस कराया, किसी और के लिए कराया। वो बोले मेरे करा दे करके, तो मैंने दोस्त था तो करा दिया। अब मैं दोस्त से उससे पैसा मांगना पड़ेगा, इतना फोन उठा रहा हूं मैं रोज उसके लिए। हो गया बेटा। हेडिंग डालेंगे मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास। मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास। मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास। इसको हटा दूं, बोर्ड से कोई लिख रहा है मेथड्स टू डिटरमाइन इक्विवेलेंट मास। अब देखना आप 2 मिनट है। अच्छा सबसे पहला मेथड लिख लो, चलो। अच्छा, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने देखना अभी लिखना नहीं ना, मैंने जिंक ले लिया और H2SO4 ले लिया। पढ़े लिखे हो, बताओ क्या बनेगा ZnSO4 और H2 गैस डिस्प्लेस हो जाएगा। जिंक ने डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन को। अब मैं इसको ऐसा लिखने जा रहा हूं, ये तो एग्जांपल हो गया, जनरल लिखने जा रहा हूं। जिंक यानी क्या हो गया आपका मेटल प्लस एसिड गिव्स क्या मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब मैं नहीं जानता कौन सा मेटल है, अभी जिंक में तो चलो एक ही जिंक आ रहा है, क्योंकि जिंक जो है Zn+2 आयन बनाता है। अगर मैं सोडियम लिया होता तो क्या बनता Na2SO4, तो 2 सोडियम लेना पड़ता। मैं एल्यूमिनियम लेता तो बनता Al2SO4 होल थ्राइस, तो 2 एल्यूमिनियम और 3 H। मतलब मेरी बात आ रही समझ में। मैं जैसे जैसे मेटल चेंज करूंगा पूरा बैलेंसिंग स्टाइशियोमेट्री चेंज होते जाएगा।
तो मैं मोल कंसेप्ट से कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को मोल चाहिए। इसका 2 मोल उसके 1 मोल से रिएक्ट किया, इसका 2 मोल उसके 3 मोल से रिएक्ट किया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कौन सा मेटल है फिलहाल। समझ में आया? तो मैं यहां क्या कर सकता हूं, तो मैं यहां क्या करूंगा कि मैं इसको ग्राम इक्विवेलेंट से कैलकुलेट करूंगा। मेरे को कुछ पता हो चाहे ना पता हो, मेरे को ये पता है इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर इसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर उसका ग्राम इक्विवेलेंट बराबर उसका ग्राम इक्विवेलेंट, वो एक नियम है। मैं यहां लिखने जा रहा हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ गया? अब सर आप ये दोनों क्यों नहीं लिखे? क्वेश्चन में जनरली ये दोनों दिया रहता है, और कुछ दिया रहेगा तो और कुछ पुट कर लेना, जो क्वेश्चन में दिया होगा वैसा चलना। ठीक। ग्राम इक्विवेलेंट का क्या क्या फॉर्मूला है अपने पास में? सबसे पहला फॉर्मूला है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो वाला यूज करेंगे अपन। देखना, वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इसको नीचे ला रहा हूं मैं, वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन, इसको ई मान ले रहा हूं। अब ये हाइड्रोजन है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? अभी कर रहे थे ना m/3 m/4, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। H2 का मोलर मास कितना होगा? H2 है, H2 का मोलर मास कितना होगा? 2। एसिड में कौन सा आयन होता है? H प्लस से यहां क्या चला गया? इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 से इनटू क्यों किया भाई? 2H है ना, तो ये क्या हो गया? 2/2। तो यहां से अब जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू E/1। 2/2 क्या हो गया? 1। समझ में आया भैया? ये पहला मेथड हो गया। ठीक, 1 कैसा है समझ आ गया? पक्का? अच्छा, एक मेथड और होता है दूसरा, जिसको कहते हैं ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। यहां क्या करेंगे अपन? ऑक्साइड बनाएंगे। अपन ने ले लिया मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन मिलाने से क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड। अब मैं क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखने वाला हूं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। आप किसी का भी लिख सकते हो, डेटा जनरली इन्हीं दोनों का दिया रहता है। इसको लिखने वाला हूं मैं वेट ऑफ मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वेट ऑफ ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ, इसमें बैलेंस करने की जरूरत है, सब छोड़ दो, इसको ई मान लिया मैंने। ठीक, अब बताओ मेरे को यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कितना है यहां? कितना है? अरे यार मैं चेंज किया हुआ नहीं, 0। ऑक्साइड आयन कौन सा होता है? O-2। O-2 होता है ऑक्साइड। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो? 2 × 2 क्यों किया? समझ आ गया? तो यहां अच्छा आ जाओ, इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये नीचे वाला ऊपर है, इक्विवेलेंट मास ऑफ O2 मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास O2 का कितना होगा बोलो? 16 32 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से आ गया वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू E/8। समझ में आया कैसे है E/8? अब याद करो इक्विवेलेंट मास की परिभाषा, इट इज दैट पार्ट बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस विच आइदर कंबाइंस और डिस्प्लेसेस 1 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन एंड। तो जब मैं सोचा था, मैं बोलता था जब साले हाइड्रोजन का 1 पार्ट है, क्लोरीन का 35.5 है, तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए? 16। लेकिन अब समझ में आ रहा ऑक्सीजन का 8 क्यों है?
क्योंकि उसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 4, इस वजह से आ जा रहा है। समझ आ गई बात? पक्का ठीक हो जाएगा। ये दोनों को नोट करो, फिर एक और मेथड है वो करेंगे। बहुत इजी है, एक आध बार मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा था ये, मगर वो रीनीट का एक सवाल आया ना, इस वजह से मैं फंस गया हूँ, नहीं तो मैं पढ़ाता ही नहीं, है ना। मैं तो क्या सोचा था कि बाय वालों को छुट्टी दे दूंगा, जय वालों को पढ़ाऊंगा बस कर, मगर अब वो मनुष्य पूछ दिया, और वो ना दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको लिखित में दे रहा हूं, इस साल के पेपर में आपको सवाल छोड़ के आए होगे, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता उसको, मतलब मैं तो पढ़ाता था, क्योंकि मेरा ऐसा कंसेप्ट है कि मैं बाय वालों पे ज्यादा तरस नहीं खाता हूं, मैं उनसे काम थोड़ा ज्यादा करवा ही लेता हूं। पार्ट ऑफ सिल्वर है ना, मगर इतने में काम हो जाता है। हाँ यही दो कंडीशन हो गया बेटा। चलो जिनका हो गया वो तीसरा मेथड हेडिंग डालेंगे, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। और बनाने की कोशिश करेंगे, करो ट्राई करो, बन जाएगा। क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड कैसे बनाओगे? मेटल प्लस Cl2 गिव्स मेटल क्लोराइड। चलो मेटल नहीं, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड आएगा बेटा? कितना है? क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, मेटल प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा? मेटल ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ क्लोरीन, ई अपॉन, अच्छा Cl2 का मास 2 इंटू 35.5 एटॉमिक, एक का 35.5 है, 2 इंटू 35.5। क्लोराइड आयन कौन सा होता है? यहां क्या है? इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो। इंटू 2 क्यों किया? 2 क्लोरीन है, तो ये डिवाइडेड बाय 2, तो आप थर्टी 35.5, ठीक है, हो गया यहां तक के। चलो तो इतना आज के लिए रखेंगे, और फिर एक मेथड और है, इस पे 2 4 5 सवाल है, वो अगली क्लास में देखेंगे। और अगली क्लास में अपन फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन के न्यूमेरिकल करेंगे। अगली क्लास जो है वो ज्यादातर उसमें अपने को क्वेश्चन लगाने हैं, तो अपन पिछले 2 3 क्लास में, 2 दिन हो गया ना तुम लोग को आते, 3 दिन हो गया ना, तो 3 कहां से पढ़ना शुरू किए थे तुम लोग? वो डबल डिस्प्लेसमेंट उस दिन लाइट गोल हुआ था ना, उसके बाद से जहां से मैंने इक्विवेलेंट कंसेप्ट लिखा है हेडिंग, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से आप लोग रिवाइज करके आएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो छुट्टी आज के लिए।